हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित कुमार सिंह और स्वागत है आपका नागेंद्र राय ट्विटर में। आज हम लोग क्लास 10th का भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो भी हम लोग बातें करेंगे, हर एक टॉपिक पे बात करेंगे जो आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है। इस साल 2024 के एग्जाम में एसएसटी का पेपर थोड़ा हार्ड हो गया था क्योंकि वहां पर डीप के क्वेश्चन कुछ कर दिया था। तो हम लोग आज उसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भूगोल आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो भूगोल का पहले परिचय जान लेते हैं कि भूगोल के जनक कौन है और भूगोल शब्द के सबसे पहले यूज किसने किया था, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। बस जानकारी है, ले लीजिए। भूगोल, इसको इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जियो और ग्राफ। जियो का मतलब होता है भूमि, ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है मापन। ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है भूमि का मापन या भूमि के बारे में जानकारी। ठीक। स्टैरबो के अनुसार ये जो परिभाषा हम आपको बताने वाले हैं, तो ये भूगोल विद थे जिन्होंने ये परिभाषा दिया है, उनका नाम था स्टैरबो। तो स्टैरबो कहते हैं कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्वाकाशीय पिंडों, स्थल महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातलों के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमें भूधरातल के बारे में जानकारी मिलती है, आकाशीय पिंड के बारे में जानकारी मिलती है, महासागरों के बारे में जानकारी मिलती है और जीव जंतुओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है। भूगोल के जनक थे, जनक कहें या पिता कहें, इनके कौन थे? तो हिकेटियस थे। ज्योग्राफी शब्द के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो इरेटोस्थनीज है। प्रवर्तक मतलब होता है कि इसका सबसे पहले उपयोग करने वाले कौन थे? भूगोल शब्द के सबसे पहला उपयोग करने वाले कौन थे? तो इरेटोस्थनीज थे। विश्व ग्लोब के निर्माणकर्ता कौन है? ग्लोब आप लोग देखे होंगे, कहीं कहीं ऑफिस में रखा होता है बड़ा सा, उसी को ग्लोब कहा जाता है। उसके निर्माणकर्ता कौन थे? तो मार्टिन बैहम थे। कौन थे? मार्टिन बैहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? तो आग्नेजी मेंडल। आप लोग विश्व का मैप देखे होंगे, कहीं पे रहता है, जैसे हम लोग का भारत का मैप है वैसे ही विश्व का मानचित्र होता है। तो उसी के निर्माणकर्ता कौन थे? तो आग्नेजी मेंडल। ठीक है। और भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार कौन है? तो स्टैरबो है। कौन है? स्टैरबो। यहाँ पे आग्नेजी है जी, ग होगा, आधा ग, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। आ गया। यहाँ ले कट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों का स्टार्ट होता है संसाधन। आज आप लोगों का जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। चलिए, संसाधन किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में रिसोर्स कहा जाता है। संसाधन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिसोर्स कहा जाता है। संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने में करता है। आप लोग जितनी भी सारी वस्तुएं हैं जिसका उपयोग आप लोग अपनी आवश्यकता को पूरा करने में करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। जैसे में अगर आपको प्यास लगी, आप पानी पीते हैं, तो एक प्राकृतिक संसाधन है जो आपकी प्यास को बुझाता है। आपको अगर भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, तो खाने में हम लोग बहुत सारी चीजें खाते हैं, वो सभी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? अधिकतर चीजें हम लोग प्राकृतिक संसाधनों से मिली हुई खाते हैं। ठीक है। तो उन सभी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन कहते हैं। जिमरमैन कहते हैं कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। हम लोग संसाधन होते नहीं है बल्कि बनते हैं। हम लोग अगर देखें तो धान जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? उगाते हैं, फिर उसको हम लोग बोते हैं, फिर उसका काटते हैं, फिर उसका चावल निकालते हैं। तो हम लोग को धान से चावल मिलता है। उसका जब कुटाई करते हैं, गेहूं को हम लोग डायरेक्ट नहीं खाते हैं, उसको क्या करते हैं? उसको पीसते हैं, उसका आटा निकालते हैं, तब हम लोग उसको खाते हैं। ठीक है। तो वही वो बोल रहे हैं कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। वर्तमान समय में सेवा क्षेत्र को भी संसाधन के रूप में देखा जाने लगा है। तो जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र हम लोग किसको कहेंगे? तो जैसे आप लोग स्कूल कॉलेज आप लोग जाते होंगे ना, चाहे अनाथालय होता है, वृद्धाश्रम होता है, ये सभी संस्थाएं होती है। इन सभी को
भी संसाधन कहा जाता है। जैसे में कहीं आप जाते हैं और वहां से आप कुछ लेकर के नहीं आते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो फिजिकली नहीं मतलब मेंटली आपको मिल चुका है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संस्था कहेंगे। जैसे आप लोग कहीं ट्यूशन जाते होंगे पढ़ने के लिए, आप वहां से 1 आध 2 किलो विद्या उठा कर ले आते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, वहां जाते हैं, आपको मेंटली मिलता है कि हाँ हम यहाँ से पढ़कर आए हैं, ठीक है, और उसी का आप लोग पे करते हैं। तो उसी चीज को संस्था कहते हैं, और संस्था को भी संसाधन के रूप में देखा जाने लगा है अब के समय, ठीक है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। संसाधन जो होता है वह किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण हड्डी कौन सी है, वह है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। उसी चीज को जो ये संसाधन है किसी भी देश का मेरुदंड होता है। जैसे में अगर हम लोग बात करें अभी के टाइम में, तो अमेरिका जो है वह संसाधन संपन्न राज्य है, रसिया जो है संसाधन संपन्न राज्य है, और वो देखिए हमारे देश से कई गुना ज्यादा अमीर भी है और ज्यादा डेवलप भी है। अब आप बात करिए कि जापान, जापान में मानव संसाधन बहुत विकसित है, हमारे देश में मानव संसाधन विकसित नहीं है। आप वहां अगर किसानों को भेज दीजिएगा कि किस तरीके से खेती करना है, तो वो लोग बोले कि ई लड़का के हमको सिखाएगा। हालांकि होता है, आप लोगों के गांव में भी हुआ होगा, तो ध्यान दीजिएगा इन सभी बातों पर, ठीक है। तो ये है हम लोगों का संसाधन के बारे में परिभाषा। आगे हम लोग पढ़ते हैं संसाधन के प्रकार। अब देखिए यहाँ पर जो चीजें बताई गई है, ये त्रिभुज में आपको बताया गया है कि मानव को किन किन चीजों की जरूरत होती है। एक हम लोग इंसान है, उन्हें किन किन चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज है पर्यावरण, ठीक है। यहाँ पर हम बताए आप लोगों को पर्यावरण मतलब प्रकृति। प्रकृति से हमें हवा, पानी, भूमि, पेट्रोल, लोहा, तांबा यहाँ पर है जी, तांबा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इस सब को हटाते हुए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तांबा है। तो ये सभी चीजें जो है वह हमें कहाँ से मिलती है, तो प्रकृति से मिलती है, भूमि से मिलती है। ये क्या है, प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीक। तकनीक में हमें मोबाइल, मोटरसाइकिल, बस, कंप्यूटर और बहुत प्रकार के मशीन, जिससे हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर पाते हैं पूर्ण तरीके से, ठीक है, उसी को हम लोग तकनीक कहेंगे। जैसे कि जल का उपयोग अभी तक हम लोग सिर्फ पानी पीने में, सिंचाई करने में, इन सभी चीजों में ही काम करते थे, लेकिन अब के टाइम में हम लोग विद्युत उत्पादन करने में भी जल का उपयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ है संस्थाएं। अभी हम आप लोगों को संस्थाएं के बारे में बताएं कि संस्था किसको कहते हैं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि को संस्था कहा जाता है, ठीक है। तो मानव को इन तीनों चीजों की जरूरत होती है, प्रौद्योगिकी की भी, संस्था की भी और पर्यावरण की भी, ठीक है। मानव का ये तीन बेसिक जरूरत है, ठीक है, जो हमें एकदम जरूरी ही होता है। एक मानव अगर सभ्य है तो उन्हें इन तीन चीजों से जरूरी चीज मिला है, तभी वो जाकर के सभ्य मानव बन पाए। अब हम लोग बात करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। संसाधनों को हम लोग बेसिकली दो ही चीजों में बांटते हैं, एक होता है मानव संसाधन और दूसरा होता है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो मानव संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, तो मानव किस चीज से बनाएगा, प्रकृति से ही लेकर के। तो प्रकृति से जो प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हमें पानी, हवा, लोहा, तांबा, जैसे ये सब, तांबा जो है उसको हम लोग परिष्करण करके प्राप्त करते हैं, लेकिन वो पहले क्या मिलता है, छोटे से पत्थर के रूप में, चाहे कहिए अयस्क के रूप में हम लोग को मिलता है, उसी को हम लोग तांबा को परिष्करण करके हम लोग प्राप्त करते हैं। ऐसे तो नदी के तलहटी में भी तांबा मिल जाता है। तो संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के ही होते हैं, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, यह प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जैसे कि पर्यावरण से जो चीजें हमें प्राप्त होगी, पर्यावरण को ही प्रकृति कहते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों से हमें क्या मिलेगी, प्राकृतिक संसाधन मिलेगा। और मानवीय संसाधन, यह मानव के प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीक, मशीन, इन सभी चीजों से वो क्या करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों से मानवीय संसाधन बनाएंगे।
जो मानव के द्वारा बन गया उसे हम क्या कहेंगे, मानवीय संसाधन कहेंगे। संसाधनों के निम्नलिखित आधार। अब हम लोग संसाधनों को पढ़ने के लिए इसको विभिन्न आधार पर बांट करके इसको पढ़ेंगे। जैसे कि उत्पत्ति है, तो उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर संसाधन कितने होते हैं, तो जैव और अजैव। जन्म के आधार पर संसाधन कितने होते हैं, जैव और अजैव। जैव मतलब होता है जो जीवित चीजों से प्राप्त होता है, जैव मंडल से प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, जैव संसाधन कहेंगे। अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। अब देखते हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जहां पर उ आएगा ये उत्पत्ति और उपयोगिता, उसमें क्या होगा कि संसाधन हमेशा दो प्रकार का होगा। ठीक है, तो गड़बड़ाइएगा नहीं। जहां पर उ दुगो आएगा उसमें संसाधन दो ही प्रकार का होगा, एक होगा उत्पत्ति और दूसरा होगा उपयोगिता। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब होता है अधिपत्य, अधिकार जताना। ठीक है, तो अधिकार जताने के आधार पर संसाधन जो है वह चार प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत जो किसी खास व्यक्ति के लिए हो, सामुदायिक जो एक समूह के लिए हो, छोटे से एक समूह के लिए, गांव के लिए, कस्बे के लिए सुलभ हो, उसको हम क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन कहेंगे। राष्ट्रीय संसाधन जिस पर एक देश का, एक राष्ट्र का अधिकार हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन जिस पर पूरे विश्व का अधिकार। ऐसे तो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था जैसे कि WHO है, वह क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सभी देशों के कम्युनिटी उसमें आते हैं और हेल्थ के इशू पर बात करते हैं। जैसे अभी हम लोग कोरोना आया था, वर्ल्ड हेल्थ जो आया था उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, बात करते थे सब, सॉरी। अब विकास की स्थिति के आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है संभव्य, विकसित और भंडार और संचित। संभव्य मतलब जिसके बारे में संभावना जताई जा रही हो कि इसका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। और विकसित जो विकसित हो चुका हो, जैसे में आप लोगों का पेट्रोलियम, तांबा, लोहा, इस सभी को हम लोग क्या कहेंगे, विकसित संसाधन कहेंगे। भंडार हम जिसको भंडारित करके रखेंगे, अभी तो उपयोग हो रहा है लेकिन भविष्य में इसका उपयोग करने के लिए भंडार करके रखा जाता है। और ऐसे संचित, संचित में वैसे संसाधन आएंगे जिसका अभी उपयोग नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में उसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए संसाधन का एक चार्ट है जिसमें संसाधनों को कितने प्रकार से बांटा गया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये हम लोगों का संसाधन है। संसाधन कितने होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा जाता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। मानवीय संसाधन को दो भागों में बांटा जाता है, संरचना एवं संस्था के आधार पर और मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर। संरचना एवं संस्था जैसे कि हम लोग का स्कूल, कॉलेज, अभी बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, जैसे हम लोग गवर्नमेंट हो गया, वो भी एक प्रकार का संस्था है, तो उसके आधार पर यहाँ पर चलाएगा। और मानव मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर ऐसे समझिए कि जो इंसान एकदम सभ्य हो गया, चाहे जो चीजें हम लोग डेवलप कर दिए बहुत अच्छी, जैसे कि मोबाइल, हम लोगों का ये जो माइक है वो, ये पेन जो है वो, और ये डेस्कटॉप है, इसमें क्या आ जाएगा, मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर हम लोग बहुत सारी चीजों को बांट देते हैं। और यहाँ पर हम लोगों का नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन में दो प्रकार का होता है, सतत अथवा प्रवाह, और दूसरा होता है जैव। नवीकरणीय संसाधन में कितने भागों में बांटा गया है, सतत प्रवाह और जैव। सतत प्रवाह में पवन और जल आ जाएगा। सतत प्रवाह, प्रवाह मतलब होता है बहना, ठीक है, और जो सतत हमेशा बहते रहेगा, सतत है, ठीक है। और दूसरा है जैव, प्राकृतिक वनस्पति, और दूसरा है वन्य। और यहाँ पर देखिए अनवीकरणीय, अनवीकरणीय को पुनः चक्रीय और अचक्रीय में बांटा गया है। पुनः चक्रीय इसका मतलब होता है जिसे हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, पुनः चक्रीय। जैसे में क्या है, धातु। अचक्रीय जैसे में है क्या, जीवाश्म ईंधन और कोयला। कोयले को हम लोग एक बार जला देंगे तो दोबारा उसको प्राप्त कर सकते हैं नहीं, लेकिन अगर लोहा जो है उसको हम लोग एक बार खराब कर दिए, मान लीजिए उसको तोड़ दिए, उसका धार मुड़ गया, चाहे उसको चित्ती लग गया, जंग लग गया, तो उसका हम लोग दोबारा गला करके उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका नहीं कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कि जीवाश्म हो गया हम लोग का क्या, तो कुछ भी जैसे कि पेट्रोलियम, ये सभी क्या हो जाएगा, जीवाश्म हो जाएगा। ईंधन, ईंधन में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी क्या हो गया, हम लोगों का ईंधन हो गया। तो अब बात करते हैं हम लोग उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं,
उत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं हम लोग, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ओहो, ये क्या हो जा रहा है, एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल इशू है। चलिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, अभी हम लोग बात किए। तो पढ़ते हैं जैव और अजैव के बारे में। तो जैव संसाधन किसे कहेंगे, तो वैसे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, जैव संसाधन। जैसे में है मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जैव संसाधन। जैव मंडल किसको कहते हैं, तो वह परिवेश, देखिए यहाँ पर बताएं हम जैव मंडल किसको कहते हैं। तो जैव मंडल वह स्थान या परिवेश है जहां जीवन का अस्तित्व है, ठीक है। जीवन का अस्तित्व दो जगहों पर है, एक स्थल पे है और दूसरा कहां पर है, समुद्र में, ठीक है। जहां जीव निवास करते हैं तथा प्रजनन कर अपनी संख्या बढ़ाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जैव मंडल कहेंगे। अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। जैसे में हम लोग क्या आ जाएगा, चट्टान, पेट्रोलियम, धातु, खनिज आदि, ये सभी क्या है, अजैव संसाधन, ठीक है। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, कौन कौन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय या नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। प्राप्त किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, वन एवं वन्य जीव आदि, ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारे नवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। इस संसाधन को सतत प्रवाह या जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन को दो प्रकार से बांटा जा सकता है, एक है सतत प्रवाह एवं दूसरा है जैव संसाधन, ठीक है। याद रखिएगा, नवीकरणीय संसाधन कितने भागों में बांटा सकता है, सतत प्रवाह या जैव संसाधनों में। अनवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिसका विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे मतलब क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन, क्या, जीवाश्म ईंधन, कोयला, धातुएं आदि, ये सभी क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। इसमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय होते हैं। अनवीकरणीय में दो प्रकार का संसाधन होता है, एक होता है पुनः चक्रीय और दूसरा होता है अचक्रीय। पुनः चक्रीय में क्या हो जाएगा, हम लोग का धातुएं, जो सभी धातुएं हैं वो क्या होती हैं, पुनः चक्रीय होती है, उन्हें हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, पुनः चक्रीय। अचक्रीय, जिसका हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे में जीवाश्म ईंधन और कोयला इत्यादि। स्वामित्व के आधार पर हम लोग देख लेते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार के संसाधन होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन किसको कहेंगे, तो वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अधिकार क्षेत्र, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्वामित्व है ना, तो यहाँ पर हम लोग अधिकार की ही बात करेंगे, ठीक है। तो अधिकार के आधार पर चार प्रकार के संसाधन होते हैं, जिसमें से पहला क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। तो वैसे संसाधन जो खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, वह सिर्फ उसी व्यक्ति का है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। इसमें क्या क्या हम आगे लिखे हैं, इसके बदले में वह सरकार को लगान भी चुकाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे में घर, भूखंड, बाग बगीचा, तालाब, कुआं आदि, ये सभी क्या होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। सामुदायिक संसाधन, वैसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होते हैं, जिसका उपयोग पूरे समूह के लिए सुलभ होता है। जैसे में हम लोगों का यहाँ पर क्या लिखे हैं हम, चारण भूमि, मतलब गौ, गाय, भैंस चराने के लिए जो भूमि होती है वो तो सभी के लिए उपयोग में आती है, इसीलिए वहां पर इसको क्या कहा जाता है, चारण भूमि कहा जाता है। शमशान, जहाँ पर हम लोग मृत शवों को जलाते हैं, चाहे अब मुसलमान लोगों का होगा तो उन लोगों का मर्दघट्टी बोला जाता है शायद, तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं कि जाकर के आदमी लोगों को दफनाते हैं। वह सिर्फ एक आदमी का नहीं रहता है, पूरे समूह का या पूरे गांव का रहता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे में मस्जिद, तालाब, सामुदायिक भवन, मस्जिद, गिरजाघर आदि। अब राष्ट्रीय संसाधन, वह सभी संसाधन जो किसी देश या राष्ट्र के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे में भूमि, खनिज पदार्थ, वन्य जीव और समुद्री जीव, ये सभी क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। क्या कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन, वह सभी संसाधन जो किसी
देश के राष्ट्र के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं। अब सभी देशों का अपना अपना एक राजनीतिक सीमा होता है, उसके अंदर जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका निर्माण अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा होता है, जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। अब मान लीजिए कोई देश का सीमा यहाँ तक है, उसके बाद यहाँ पर समुद्र है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी समुद्र है यहाँ से लेकर के 200 किलोमीटर, कितना तक, 200 किलोमीटर की दूरी तक का जो क्षेत्र होगा वह उस देश का रहेगा, लेकिन 200 किलोमीटर की दूरी के बाद का जो क्षेत्र होगा उस पर किसका अधिकार होगा, तो अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होगा, ठीक है। ऐसे संसाधनों का उपयोग सिर्फ अनुसंधान कार्यों के लिए होता है। जैसे में आप लोग ग्रीनलैंड के बारे में पढ़े होंगे, जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहता है, वह जो जगह है वह सिर्फ अनुसंधान कार्यों के लिए उपयोग हो जाता है। अनुसंधान कार्य का मतलब होता है रिसर्च के लिए। आप लोग हिंदी पढ़ नहीं रहे होंगे तो इसलिए मालूम नहीं है, चलिए बता देते हैं अभी कि अनुसंधान कार्य का मतलब क्या होता है, रिसर्च के लिए जिसका उपयोग किया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संस्था कहेंगे। वह सिर्फ वहां पर जो भी आदमी जाएगा वह रिसर्च करने के लिए ही जाएगा, कोई वहां पर जाकर के रह नहीं सकता, ठीक है। अब देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन, तो संभवी, विकसित, भंडार और संचित। संभवी संसाधन किसको कहेंगे, वैसे संसाधन जो किसी खास क्षेत्र के विशेष में मौजूद होते हैं, जो किसी खास क्षेत्र में मौजूद होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, संभवी संसाधन कहेंगे, जिसका उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, ठीक है। यहाँ पर लाए होगा जी, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। लाए जाने की संभावना रहती है तथा जिसका उपयोग अभी नहीं किया गया, ठीक है, अभी तक उसका उपयोग नहीं किया जा रहा, ठीक है, जिसका उत्खनन करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संभवी संसाधन कहेंगे। जैसे में हिमालय क्षेत्र का खनिज, जो उत्खनन में बहुत ही दुर्लभ होता है, मतलब दुर्लभ मतलब क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में मिलता है, क्योंकि इसका उत्खनन बहुत गहराई तक होता है, ठीक है। हिमालयी क्षेत्र का खनिज, जैसे में शिलाजीत, शिलाजीत का नाम आप लोग सुने होंगे, जो शक्ति वर्धक चूर्ण होता है, ढेरे जिमवर लोग खाते होंगे शिलाजीत वगैरह। तो वो जो चीज है वह क्या होता है कि हिमालय के खनिज में, हिमालय के पहाड़ों में या हिमालय के जड़ी बूटियों में पाया जाता है, ठीक है। वन पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ठीक है, ये क्या है, इसका अभी संभावना जताया जा रहा है कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि अभी थोड़े पैमाने पर हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। विकसित संसाधन, वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण उपरांत उपयोग हेतु मात्रा होगा जी, मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, को विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे में कोयला, पेट्रोलियम आदि, वो सभी क्या होते हैं, विकसित संसाधन होते हैं, ठीक है। भंडार संसाधन, वैसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, कहां पर उपलब्ध होते हैं, पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम भी होते हैं। हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सक्षम होते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण इन्हें केवल भंडारित किया जा सकता है। जैसे में हम लोगों का जल यानी कि पानी जो है उसका हम लोग अभी पीने के ही उपयोग में न करते हैं, सिंचाई का उपयोग करते हैं, थोड़ा सा बिजली उत्पादन करते हैं, लेकिन इसकी ऊर्जा को आप लोग समझ रहे हैं, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन जो फ्लेमेबल गैस है और ऑक्सीजन जो इसको आग को बढ़ाता है, और उसी चीज से मिलकर के हम लोग पीते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे वेल्डिंग करने वाली जगह पर, वहां पर एलपीजी का उपयोग होता है और ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ऑक्सीजन क्या करता है कि आग को और बढ़ाता है, आग को पतला करता है और वो उसको काटते रहता है, तो उस चीज को हम लोग पीते हैं। यानी कि पानी में असीम मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध है, लेकिन उपयुक्त यानी कि उचित प्रौद्योगिकी यानी कि उचित तकनीक या उचित मशीनरी का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी ऊर्जा यानी कि जल की ऊर्जा का व्यापक पैमाने पर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप लोग जितनी भी चीजें देख लीजिए और पेड़ पौधों में देख लीजिए, तो सूर्य की ऊर्जा जरूरी उतनी ही है जितनी पानी है। अगर आप देख लीजिए मंगल है, मंगल पे तो सूर्य का ऊर्जा जा रहा है, लेकिन वहां पर पानी नहीं है, तो पानी भी जरूरी है पेड़ पौधों के लिए, ठीक है, जितना कि सूर्य का ऊर्जा है, ठीक है। अब देखते हैं संचित को संसाधन। संचित को संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है, ये ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें जो नदी जल वगैरह होता है उन्हीं को भंडारित किया कर करके रखा जाता है। जैसे में डैम हो गया, बड़ा सा देखे होंगे आप लोग कहीं कहीं, हम लोगों का यहाँ पर है
अब देखिए ये संचित को संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है। वैसे संसाधन जो भविष्य की पूंजी के तौर पर संचित किया जा रहा हो, वैसे संसाधन होते हैं जो भविष्य की पूंजी के तौर पर संचित किया जा रहा हो तथा जिनका तत्काल उपयोग प्रारंभ में नहीं हुआ। ठीक है, जैसे में क्या, नदी जल, बांधों का जल। ठीक है, अब बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, और ये 2-3 टॉपिक आप लोगों के बुक में दिया होगा कि आर्थिक क्षेत्र किसको कहा जाता है, संसाधन नियोजन किसको कहा जाता है। चलिए, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के बारे में, किसी क्षेत्र की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अब कोई जो देश है, मान लीजिए हम लोग का ये भारत देश है, ऐसे हम थोड़ा सा बना देते हैं, शायद बन जाए बढ़िया। ऐसे ये हम लोग का देश होता है, तो यहाँ नीचे साइड में थोड़ा सा इधर 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 साइड में समुद्र रहता है, तो यहाँ से लेकर के 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा, ऐसे मान लीजिए ये है, तो यहाँ से लेकर के 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहेंगे। किसी देश की ये जो सीमा है उससे लेकर के 200 किलोमीटर की दूरी का जो क्षेत्र होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना इसकी प्रथम प्राथमिकता है। संसाधन नियोजन किसको कहेंगे, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अब संसाधनों का हम लोग बढ़िया से उपयोग नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। जैसे पेट्रोलियम एक सीमित संसाधन है, अगर उसका हम लोग अच्छे से उपयोग ना करें तो वो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक बात कर लेते हैं, भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब इसमें आप लोगों का कुछ कुछ जगहों का ऑब्जेक्टिव भी है। अब आप लोग कहिए कि ऑब्जेक्टिव अलग से लिखवाएं, इसी में ऑब्जेक्टिव है, आप लोग पढ़िए, आपको समझ में आएगा, हम आपको बताते हैं। ठीक है, संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। किसी भी देश के विकास के लिए संसाधन जरूरी होता है। जैसे में अभी हम लोग का रसिया है, अमेरिका है, वो सभी संसाधन संपन्न राज्य, वहां पर संसाधन बहुत मात्रा में, वहां पर तेल का कुआं है, सोने का भंडार भी है, यूरेनियम भी वहीं पे, अमेरिका में, रशिया में भी तेल का कुआं है। तो ये सभी क्या है, संसाधन संपन्न राज्य हैं, वह हमारे देश से कई ज्यादा विकसित है, कई ज्यादा टेक्नोलॉजी वहां पर है। हम लोग रफाल मिसाइल ये सब वहां से भी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर पैसा भी है और संसाधन भी है। भारत जैसे देश के लिए तो यह और भी जरूरी है, क्या, तो संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन भारत देश के लिए और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ संसाधनों की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या भी व्याप्त है। हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग संसाधन पाया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड में कोयला पाया जाता है, और बहुत सारी खनिज पाए जाते हैं। जैसे हम लोग का जो राज्य है बिहार, उसमें चूना पत्थर और पायराइट पाया जाता है, लेकिन और जगहों पर नहीं पाया जाता है। कहीं कहीं पानी की कमी है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ कई ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधन संपन्न है, तो कई ऐसे भी प्रदेश है जो संसाधनों की दृष्टि से काफी विपन्न है। विपन्न का मतलब वहां पर संसाधन नहीं है, वह गरीब है। विपन्न का मतलब क्या, गरीब। जैसे में झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि ऐसे प्रदेश हैं जहाँ खनिज एवं कोयले का प्रचुर भंडार है। खनिज एवं कोयले का वहां पर प्रचुर भंडार है, इसलिए वह संसाधन संपन्न राज्य है। उसी प्रकार बिहार भी चूना पत्थर और पायराइट जैसे खनिजों में धनी है। हम लोग का जो राज्य है वह चूना पत्थर और पायराइट में धनी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की प्रचुरता है, परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से काफी विपन्न है। वहां पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा तो है, लेकिन वहां पर जल संसाधन नहीं है। वहां पर पानी की किल्लत रहती है, पानी की कमी रहती है। वैसे ही महाराष्ट्र में भी पानी की किल्लत रहती है, वहां पर सप्लाई का पानी लोग पीते हैं। अब भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे भी प्रदेश हैं जो शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों से अलग थलग हो गया है। अब जो लद्दाख है वह शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल का मतलब होता है ठंडा प्रदेश। जैसे कि एक होता है थी रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में जहां पर बालू बहुत ज्यादा पाया जाता है, उसको भी हम लोग मरुस्थल भी कहते हैं। लेकिन ये क्या है, ठंडा मरुस्थल है। ठीक, लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यह जो प्रदेश है लद्दाख, वह किसके किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सांस्कृतिक विरासत के लिए यह प्रसिद्ध है।
यह जल महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक अवसंरचनाओं की बहुत कमी रहती है, कमी है जी, कमी है। अतः भारत के राष्ट्रीय राष्ट्रीय और प्रांतीय तथा अन्य स्तरों पर संसाधनों के समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में संसाधन नियोजन। और भारत में संसाधन नियोजन भारत में संसाधन नियोजन एक कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे संसाधन अलग अलग राज्यों में पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों का राज्य है, वहां पर चूना और पाइराइट, झारखंड में कोयला, छत्तीसगढ़ में कोयला। तो इन सभी चीजों के लिए भारत में यह एक कठिन काम है, ठीक है, जिसके लिए आवश्यक क्रियाकलापों की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान, अर्थात इसको क्या कहा जाता है, पड़ाव कहा जाता है, सीढ़ी कहा जाता है। सोपान का मतलब क्या होता है, पड़ाव, सीढ़ी। ये सोपान निम्नलिखित है। पहले देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान के लिए सर्वेक्षण करना है। ये कौन से जगह पर कौन सा संसाधन पाया जाता है, इसका एक सर्वेक्षण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सर्वेक्षण के बाद मानचित्र तैयार करना एवं संसाधन का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन या आकलन करना। संसाधनों की पहचान के बाद उसका आकलन किया जाता है कि वहां पर संसाधन कितनी मात्रा में और कितना उपलब्ध है, ठीक है। उसके बाद उसका एक मानचित्र तैयार किया जाता है। संसाधन विकास योजनाओं को मूर्ति रूप देने के लिए, मूर्ति मतलब ठोस रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियमों की रूपरेखा तैयार की जाती है। संस्थागत नियमों की रूपरेखा तैयार की जाती है इसके लिए, इसको मूर्ति रूप देने के लिए, उसको ठोस रूप देने के लिए राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है। ये राष्ट्रीय विकास योजना यानी कि जो देश के द्वारा चलाया जाएगा, और जो संसाधन नियोजन है, जो संसाधन नियोजन के जो विकास है, जो उसके जो नियम हो गए, उनके बीच में कोई कोई मतलब मतभेद पैदा ना हो, उसके लिए ये क्या करता है, संसाधन नियोजन तैयार करता है, ठीक है। अब बात करते हैं संसाधन संरक्षण के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग संसाधन संरक्षण के बारे में। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब आप लोग आगे पढ़े होंगे कि संसाधन नियोजन भी तो यही था सर। हाँ, बात सही है, वही है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें नियोजित ढंग से उपयोग किया जाता है और विवेकपूर्ण, दोनों बातें। नियोजित मतलब नियम से, विवेक मतलब बुद्धि से इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, चिंतकों और वैज्ञानिकों एवं पर्यावरणविदों के बीच चिंता का विषय बना हुआ है। कौन? तो संसाधन संरक्षण। जैसे में पेट्रोलियम जो चीजें हैं वह धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, उसी के बारे में किनका, ये चिंतकों का जो ये काम है, इनके लिए एक चिंता का विषय रहा है। हम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। पानी धीरे धीरे हम लोग जो पी रहे हैं ना, वह भी अब टैंकों में बिकने लगेगा, जैसे पेट्रोल बिकता है, धीरे धीरे ऐसा ही होगा, ठीक है। संसाधन संरक्षण का महत्व किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में, किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। अब हम लोग कोई भी संस्कृति ले ले, जैसे हड़प्पा संस्कृति है, उसमें जो भी चीजें रही थी, चाहे जो भी जो शहर रहे थे, जो भी जो छोटे छोटे इलाके रहे थे, वह कहाँ पर बसे थे? नदियों के किनारे ही बसे थे, क्योंकि नदियों के किनारे से वहां पर खेती हो सकता था, उन्हें अच्छे से जल मिल सकता था पीने के लिए, वो सिंचाई कर सकते थे, इसीलिए वो चीज जो था वह नदियों के किनारे ही बस रहा था। तो जल क्या है? जल एक संसाधन है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। जल है, हवा है, ये सब क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन। संसाधनों का विवेकहीन उपयोग कई प्रकार के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। अगर संसाधनों का अच्छे से हम लोग उपयोग ना कर पाएंगे तो वह कई प्रकार के समस्याओं को जन्म दे देता है। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। अब बात करते हैं पर्यावरण दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन की राजधानी है, विश्व शिखर सम्मेलन सबसे पहले अगर कहीं पे बात किया गया था तो वह विश्व शिखर सम्मेलन में हम लोग बात किए थे। जो बहुत सारे देश थे संसाधन के बारे में सोचने लगे कि धीरे धीरे जो सभी संसाधन है वह तो नष्ट हो रहे हैं, ठीक है। उनके बारे में सबसे पहले कहां पर बात किया गया था? तो स्टॉकहोम,
ठीक है, जो कि स्वीडन की राजधानी है। 5 जून 1972 में यह सभा हुआ था, आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी का विचार, इसमें महात्मा गांधी ने भी एक बात बोली है कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए बहुत कम चीजें, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। 1947 ईस्वी में शमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में संसाधन संरक्षण से संबंधित महात्मा गांधी के विचार को प्रकाशित किया गया था। कब? तो 1947 ईस्वी में। किसकी पुस्तक में? तो शमशेर की पुस्तक में। किसके विचारों को? तो महात्मा गांधी से संबंधित विचारों को प्रकाशित किया गया था। उस बुक का नाम क्या था? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उस बुक का किताब का नाम क्या था? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल। मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कही जाती है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे हम लोग? मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहेंगे? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। अब देखिए, संसाधनों का अनियोजित विदोहन भी डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाता है। अनियोजित विदोहन मतलब नियमित रूप से उसका उपयोग नहीं कर पाना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। अब इसी प्रकार हमारे देश में संसाधन संरक्षण को बचाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए गए थे। जैसे मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान का शुरुआत किया था। ठीक है, और चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, वर्षा जल संचयन कर कृत्रिम भूमि का निर्माण किसने किया था? तो संदीप पांडे ने किया था। ये जो भी चीजें हुई थी, ये हमारे भारत देश के बारे में हुई थी। हम लोग बात करते हैं विश्व के बारे में। तो ब्रांडलैंड आयोग का प्रतिवेदन, यह एक प्रतिवेदन था, एक प्रस्ताव था जो सभी देशों के लिए सर्वमान्य था। वह कब आया था? तो 1987 ईस्वी में आया था। यह संसाधन से संबंधित प्रतिवेदन था। यह संसाधन संरक्षण से संबंधित, संसाधन संरक्षण होगा यहाँ जी, संरक्षण, संरक्षण से संबंधित प्रतिवेदन था। किससे संबंधित प्रतिवेदन था? संसाधन संरक्षण से संबंधित प्रतिवेदन था। ठीक है, इसका दूसरा नाम था हमारा साझा भविष्य, और इसी का इंग्लिश में नाम क्या है? आवर कॉमन फ्यूचर। इसका दूसरा नाम क्या है? तो हमारा साझा भविष्य। ठीक है, इस प्रतिवेदन से सतत विकास, यहाँ पर आधा कहूंगा, सतत विकास की अवधारणा का प्रकाशन हुआ था। टाइपिंग मिस्टेक होता ही रहता है, क्योंकि हम लोग खुद से टाइप करते हैं, इसी के चलते थोड़ा कहीं आप लोगों को मिस्टेक देखने को मिल सकता है, उसके लिए थोड़ा माफ करिएगा हम लोगों को। अब देखिए, सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास की अवधारणा हमें कहां से मिलती है? तो ब्रांडलैंड आयोग से हमें मिलती है। सतत विकास की अवधारणा कहां से मिलती है? तो ब्रांडलैंड आयोग। सतत विकास होता क्या है? तो ऐसा विकास जो जारी रह सके तथा टिकाऊ बना रह सके, अर्थात संसाधनों का ऐसा नियोजित उपयोग जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान की आवश्यकता को कायम रख सके, इसी को ही हम लोग सतत विकास की अवधारणा कहते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जो भविष्य की आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए भी हमें संसाधन को बचा करके रखना है। इसी चीज का मतलब है ये कि सतत विकास। ठीक है, ऐसा विकास जो जारी रह सके तथा टिकाऊ बना रह सके। ठीक है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी जरूरी हो, जरूरी संसाधन उपयोग में रख सके, और अभी की पीढ़ी के लिए। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सतत विकास की अवधारणा। ठीक है, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। अब बात करते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ये सारी चीजें विश्व के तौर पर हुई। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तो सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1952 में। ठीक है, और 5-5 साल के अंतराल में ये होता आया है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब होगा? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में, और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में। तो ऐसे याद रखिएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1952 में, और इसी में आप लोग क्या करिएगा? 5-5 साल जोड़ते जाइएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? 1952 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो 3 जून से 14 जून तक यह आयोजन चला था। ठीक है, यह कब हुआ था? तो 3 जून 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरेवा, ब्राजील। रियो डी जेनेरेवा एक शहर है जो है ब्राजील देश का। ठीक है, वहां पर यह आयोजन हुआ था। किसका? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इसमें विकसित एवं विकासशील देशों के 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें कितने लोग भाग दिए थे? तो 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कौन कौन से? तो विकसित एवं विकासशील। विकसित का मतलब होता है जैसे हम लोग का देश है, अब ये विकासशील देश है, विकास कर रहा है, और रसिया अमेरिका क्या है? विकसित हो चुके हैं। ठीक है,
तो हम लोग का देश विकासशील देश है और रशिया और अमेरिका क्या है, विकसित देश। ठीक है, प्रमुख बातें इस पर बात किया गया था, ग्लोबल वार्मिंग पर, वन संरक्षण पर, जैव विविधता पर और कार्यक्रम 21 और रियो डी घोषणा पत्र पर समझौता। ठीक है, इन सभी पर ये प्रमुख बातें की गई थी। किन किन पर, ग्लोबल वार्मिंग पर, वन संरक्षण पर, जैव विविधता पर और कार्यक्रम 21 पर, रियो डी घोषणा पत्र पर बात किया गया था। तो कार्यक्रम 21 क्या है हम लोग देखते हैं, या एजेंडा 21 क्या है। कार्यक्रम 21 800 पृष्ठों का एक घोषणा पत्र था जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। यहाँ पर जो 178 प्रतिनिधि आए थे उनके द्वारा, उन्हीं को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है, उन्हीं के द्वारा यह स्वीकृत किया गया था। इसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रमों को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए। यहाँ पर जो भी काम हो रहा था वह सभी देशों के लिए, यहाँ पर 21 कार्यक्रम चलाया गया था जो सभी देशों के लिए, जो यहाँ पर आए थे उनके लिए सर्वमान्य था। ठीक है, तथा इसमें होने वाले खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष। अब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना कब की गई थी, तो 1992 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो एजेंडा 21 के द्वारा। याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना कब की गई थी, तो 1992 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो एजेंडा 21 के द्वारा। अब बात करते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। इसमें कुछ खास हुआ नहीं था, बस ऐसे ही आए थे लोग, इसमें कुछ ज्यादा बात नहीं हुआ था। देख लीजिए आयोजन कब हुआ था, तो 23 जून से 27 जून को हुआ था। 23 जून यहाँ पर छूट गया है, 23 जून 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ था। इसे +5 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें केवल 5 ही देश आए थे, इसलिए इसको +5 के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। हम बताए थे ना प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1997 ईस्वी में। और तृतीय कब होगा, तो 2002 ईस्वी में। तो ये 5-5 साल के अंतराल में होता है। ठीक है, तो ये सभी याद रखिएगा। ठीक है, तो तृतीय सम्मेलन आयोजन कब हुआ था, तो 26 अगस्त से 4 सितंबर तक यह चला था। आयोजन कब हुआ था, तो 26 अगस्त 2002 ईस्वी को जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया था। जोहान्सबर्ग एक दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। ठीक है, तो जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया था। कोई पूछेगा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, आयोजन कब हुआ था, तो 26 अगस्त 2002 ईस्वी को। इसमें प्रमुख बातें क्या की गई थी, तो पर्यावरण से संबंधित 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था। इसका काम क्या था कि 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति जताना था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का प्रथम उद्देश्य यही था। इस सम्मेलन में 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 2000। ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है क्योटो सम्मेलन। इसको एकदम रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, इसे ग्रीन हाउस सम्मेलन या विश्व पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योटो सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रीन हाउस सम्मेलन या विश्व पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन कब हुआ था, तो दिसंबर 1947 ईस्वी में क्योटो जापान में होता है। क्योटो कहाँ का शहर है, तो जापान देश का शहर है। ठीक है, इस सम्मेलन में 159 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में 159 देशों ने भाग लिया था। ये सबसे बड़ा सम्मेलन भी है। क्या है, सबसे बड़ा सम्मेलन भी था अब तक का, क्योंकि इसमें 159 देशों ने भाग लिया था। बाकी समय 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो किसी में 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, किसी में 5 देश ने भाग लिया था, लेकिन इसमें 159 देश ने भाग लिया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था, तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए विश्व सहमति जताना, यहाँ पर जताना। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है कि जो पृथ्वी है उसके तापमान में त्वरित परिवर्तन हो रहा है, मतलब बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से नुकसान क्या होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग से जो ग्लेशियर है वो पिघलेगा, और वो पिघलेगा तो अगल बगल के जो, अभी तो हम लोग यहाँ पर बिहार में है तो बीच में है तो हम लोग उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जैसे जैसे ये
ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, जो तटीय प्रदेश है जो कि समुद्र के तट पर है वहां पर सुनामी आएगी, बाढ़ आएगी, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यह एक चिंता का विषय है। और इसमें 6 गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मान लिया गया था। वह 6 गैस कौन कौन थे? तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन गैस, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड, और चौथा क्या है? HFC, और पांचवा CFC, और छठा SF6। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SF6 सल्फर हेक्साक्लोराइड। ये 6 प्रकार के गैस थे जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, और यहाँ पर इसे 1987 ईस्वी का मॉन्टियालो समझौता का विस्तार भी माना जाता है। ये जो समझौता, ये जो सम्मेलन हुआ था, इसमें एक समझौता हुआ था कब? 1987 ईस्वी में, उसी का इसे विस्तार भी माना जाता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं क्योटा सम्मेलन। क्योटा सम्मेलन कब कहाँ हुआ था? तो 1947 ईस्वी में। इसके दो नाम है, पहला है ग्रीन हाउस सम्मेलन और दूसरा है पर्यावरण सम्मेलन, विश्व पर्यावरण सम्मेलन। इसमें 159 देशों ने भाग लिया था। इसका पहला उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, दूसरा इसमें 6 गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मान लिया गया। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।